राज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और राजेंद्र भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये दोनों ही पिता तुल्य हैं और काफ़ी समय से जानता हूँ मैं राजेंद्र भाई। जब इनके बाल पके नहीं थे तो ये हमें अपने गांव भिकमपुरा जो अलवर में है वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं कि जोहड़ क्या होता है। हम तो अलवर जाते थे कि वहाँ पे मिल्क केक बहुत अच्छा होता है, तो हम तो एज किड्स हम लोग जाते थे कि भाई वहाँ मिठाई अच्छी मिलेगी, लेकिन ये कुछ और मिठाई हम लोग को वहाँ सिखाते थे। तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन एक्सपीरियंसेस को लेकर थोड़ा बहुत जो हम लोग काम कर पाए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंच पे आसीन सारे दिग्गजों को जिन्होंने इसकी पहल की है। हमारे गुरुदेव जो डॉक्टर छत्रपति सिंह 1993-94 में जब हम लोग लॉ ख़त्म कर रहे थे तो उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी और उनका ये कहना था कि हम लोगों ने जो पर्यावरण संबंधित कानून है वो शुरू से ही गलत बनाया है। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि जो हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अगर आप देखेंगे जो 1865 से शुरू हुआ, उसके बाद 1878, 1927, आज भी हम 1927 कानून को देखते हैं। ये किसी जर्मन ने और किसी ब्रितानी ने इसकी संकल्पना की थी। तो जाहिर है कि वो हिंदुस्तान की जो स्पिरिट है उसके अनुरूप नहीं था। अगर आप वाटर एक्ट देखें तो बहुत ही वेस्टर्न मॉडल एक तरह से है, क्योंकि वो ज़्यादातर पोल्यूशन प्रिवेंशन की ओर, न कि जो हम लोग एज ए लिविंग रिसोर्स, आपने और शब्द का इस्तेमाल किया। कई लोग कहते हैं ये जंगल हमारे प्राणवायु हैं, जल निर्मल होना चाहिए, अविरल होना चाहिए। तो ये जो शाब्दिक जो इंटरप्रिटेशंस हैं या शाब्दिक जो इसकी जो महत्ता है वो कहीं से भी वाटर एक्ट के अंदर नहीं है। हमने 1974 में बनाया था इसको। अगर आप पर्यावरण की जो मुख्य कानून है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको अगर देखें आप, 1986 में हमने इसका निर्माण किया था। लेकिन हमारे यहाँ एक जो बहुत ही तकलीफ वाली बात लगती है कि जब भी कोई आपदा आती है तो हम कानून बनाने लगते हैं। तो जब हमारे यहाँ भोपाल हुआ 84 में, तो हमने 86 में कानून बनाया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने बनाया वो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एक तरह से प्रारूप हमने कॉपी कर दिया। तो जाहिर है कि वो भी एक बहुत ही वेस्टर्न कानून हमने बनाया। इसी तरह अगर आप वन्य जीव अधिनियम, हमारी जो समय प्रधानमंत्री थी जब वो गई स्टॉकहोम, तो उसी वक्त हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी वन्य जीव अधिनियम जो हमने बनाया उसमें भी हमने बड़ा वेस्टर्न विल्डरनेस मॉडल एक तरह से उसको ध्यान में रखते हुए बनाया। तो जाहिर है कि ये इन बातों को अगर हम समझते हैं और इस पे आगे काम करना चाहते हैं, तो ये जो पहल है जो मैंने बताया कि 1993 में हमारे गुरु कहते थे कि शायद हमारे यहाँ कानून जो पर्यावरण के लिए बनाया गया है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। और लॉ ऑफ द माउंटेन्स, लॉ ऑफ द रिवर्स, लॉ ऑफ द डेजर्ट, लॉ ऑफ द कोस्ट, लॉ ऑफ द फॉरेस्ट, ये सब कुछ अलग होना चाहिए ताकि हम उसको एक संरक्षित रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से, समाहित रूप से देख सकें। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात, कानून जब हम बनाने निकलते हैं, और ये मैं थोड़ा सा अनुभव से बता रहा हूँ, मात्र 32 साल का अनुभव जो मुझे इस फील्ड में है, कि हम कानून जब बनाने निकलते हैं तो उसको हम बहुत एस्पिरेशनल बनाने जाते हैं। यानी हम यूटोपियन टाइप का कानून बना लेते हैं कि भाई इसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक बहुत ही स्टील ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जिसको हमें पार करना होता है। तो हमें एस्पिरेशनल के साथ ऑपरेशनल कानून बनाना उतना ही जरूरी है। क्योंकि मैंने एक कानून हम लोग बहुत पढ़ते हैं, उसको कोशिश भी करते हैं कि ज़मीन पे आए, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसको पेसा कानून कहते हैं, या कई लोग उसको ट्राइबल सेल्फ रूल कानून कहते हैं, जो झारखंड के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 1996 में बना था, हम 30 साल हो गए हैं इसको, आज तक हमने ज़मीन पे इसका अमल नहीं कर पाए। और उसका मुख्य कारण था कि वो बहुत एस्पिरेशनल था, ऑपरेशनल नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कानून जब भी हम बनाएं, एस्पिरेशंस तो हों लेकिन ऑपरेशनल भी उतना ही हो, ताकि वन कानून सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं
जो फॉरेस्ट गार्ड समझता हो ऐसा वन कानून बने, जो वहाँ के लोग समझते हों वैसा कानून बने। क्योंकि जब तक हम ऐसा कानून साधारण भाषाओं में नहीं बनाएंगे, और मैं ये एज अ वकील कह रहा हूँ क्योंकि हमारा पेशा ही है कि हम कॉम्प्लिकेटेड कर लें चीज़ों को ताकि हमारी फीस बनती रहे, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जब तक हम कानून को बिल्कुल सरल नहीं बनाएंगे, जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, हमारे जो लोग हैं जो प्रभावित हैं उससे वो नहीं समझेंगे, तब तक हमें मुश्किल होता है। तो और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कही गई हैं, इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात की गई, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात कही, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात की गई। मैं एक चीज़ जो अगेन रेड फ्लैग की तरह रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है, दो मुख्य बिंदु हैं जिस पे कानून आधारित है। पूरा पर्यावरण का कानून अगर आप देख लें तो दो बेसिक लीगल प्रिंसिपल पे वो आधारित है। सबसे पहले उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन। आई डोंट नो इसके हिंदीकरण क्या होता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो राज्य है, स्टेट है, वो ऑल पावरफुल है, उसके वो कस्टोडियन है पूरे नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जो चाहे वो कर सकता है, तो पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन। और दूसरा प्रिंसिपल है कमांड एंड कंट्रोल। उसका अर्थ ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि पर्यावरण संबंधित कोई भी कानून जब हम उसका निर्माण करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एमिनेंट डोमेन और कमांड एंड कंट्रोल पर आधारित नहीं हो सकता है। उसका आधार एक कोऑपरेटिव मॉडल पे ही होना चाहिए। और मैंने किसी भी कानून में ये बात नहीं देखी है। हम लोगों ने एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट बनाया था जिसके तहत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मौजूद है, और उसमें हम लोगों ने ये प्रारूप देखा था कि एक कोऑपरेटिव मॉडल होगा जहां जज और वकील ऊपर और नीचे नहीं बैठेंगे, बल्कि एक गोलाकार टेबल पे बैठ के समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, जज साहब चले गए हैं, लेकिन मुझे बोलना था उनको कि जब तक ये जज साहब और वकील साहब का रिश्ता है ये दूर नहीं होगा, और जब तक साइंस बेस्ड पॉलिसी नहीं होगी और सब लोग मिलके एक गोलाकार टेबल पर बैठ के चीज़ों को नहीं समाधान देंगे, तब तक हम पर्यावरण के मुद्दे को नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सोचा कि आपके समक्ष रखूँ। एक प्रारूप पे मेरा थोड़ा सा कमेंट है, इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम रखूँगा, क्योंकि इसके बाद में जब मैं वैलिडिटी में मुझे कुछ कहना है। सबसे पहले तो नाम, जो आपने नामकरण होता है किसी भी कानून का, और आजकल एक थोड़ा फैशन भी है कि हम इंटरनेशनल लॉ को राज्य स्तरीय लॉ पे ले आते हैं। जैसे हमने देखा बहुत सारा वेयर एज, नॉट, बहुत सारे शब्द थे। ये ज़्यादातर हम लोग अगर इसको सिंपल कर लें और वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस का पार्ट है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस की ये कानून हम क्यों बना रहे हैं और क्यों जो आज के कानून में इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कानून को बनाने के लिए। मैं कुछ कानून में मेरा थोड़ा हस्तक्षेप है, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये बातें जब इसकी सूक्ष्मता को देखी जाती है, इसका जब बाल बाल देखा जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, बातें बहुत अहम लगती हैं। तो नाम, प्रियम्बल और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, और चौथी चीज़ है डेफिनेशन। परिभाषा को कानून में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल सरल और बिल्कुल सटीक होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि डेफिनेशन को लेके इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। स्ट्रक्चर जो हम कानून का बनाते हैं, और ज़्यादातर हमारे यहाँ हमने हर पावर जो है डीएम को दे दिया है, कलेक्टर साहब को दे दिया है, डीएफओ साहब को दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आर्किटेक्चर जो है वो कलेक्टर डीएफओ हो, क्योंकि प्रशासनिक पावर जरूर होती है, लेकिन साथ में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का उसमें जो समावेश है वो उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग साइंस इंस्टीट्यूशंस को अलग छोड़ देते हैं, वो लोग अपना कुछ कुछ काम करते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चले जाइए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया चले जाइए, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन चले जाइए, जितनी संस्थाएं हैं वो बैठती हैं, लेकिन कोई कानूनी रूप से उनका इंटीग्रेशन कानून में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उस अथॉरिटी और स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि एमिनेंट डोमेन और कमांड कंट्रोल के अलावा एक पूरे कानून में कोऑपरेटिवनेस या कोऑपरेटिव मॉडल का जो स्पिरिट है वो इसमें समाहित होना चाहिए। तो ये में जो ड्राफ्ट बना रहे हैं हमारे वीसी सर और अंशुमानी जी, ये
इसका जहन में जरूर ध्यान रखिएगा। और अक्सर कानून में पेनल्टी होती है, पेनल्टी की प्रोविजन हमेशा रहती है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कानून में समय आ गया है कि इंसेंटिव की बात की जाए कि अगर आप ये करेंगे तो आपको इंसेंटिव क्या है, क्योंकि अक्सर कमांड एंड कंट्रोल यानी पनिशमेंट अगर